तो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसे हैं आप लोग। आपकी पढ़ाई में क्या कमी है, उस कमी को हम पूरा करेंगे। आपके पुराने डियर सर सिब्बू सर हो चुकी है आज, अब युग बदलने की जारी, जीत उसी की होगी जिसकी है संघर्ष जारी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेरे प्यारे डियर रसगुल्लो, माय डियर स्टूडेंट्स, आपका फ्यूचर फोकस क्लासेस में स्वागत है। आज का वीडियो बेहद खास है। आपने अगर फ्यूचर फोकस क्लासेस के एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है या फ्यूचर फोकस क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आप 9th में हैं और 10th में जा रहे हैं तो डेली वीडियो देखना शुरू कीजिए। आप अगर आपने केमिस्ट्री चैप्टर 1-2 का वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, एप्लीकेशन पर अपलोड हो गया है। और केमिस्ट्री चैप्टर 3 का आज वीडियो अपलोड करने वाले हैं। आज का टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल केमिस्ट्री चैप्टर 3 यानी धातु और अधातु चैप्टर 3। ये है क्रैश कोर्स 1 शॉर्ट वीडियो। क्या है? तो 1 शॉर्ट वीडियो यानी क्विक रिवीजन है, कम समय में ज्यादा काम, समझे? खाटी मेथड, देहाती मेथड। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि हम नोट्स से पढ़ाते हैं, बट लिख कर पढ़ाते हैं। क्यों लिख कर पढ़ाते हैं? ताकि आप नोट्स को अपने कॉपिया में नोट्स बना लीजिएगा, तब ना एग्जाम में लिखिएगा। इसीलिए हम साइड में लगा देते हैं। नोट्स से पढ़ाने का मेरा मेन पर्पस क्या है? ऐसा नहीं है कि नोट्स से पढ़ाने का पर्पस है कि कम समय में ज़्यादा काम, वो तो हईले है। साथ ही साथ हम साइड में स्लाइड लगा देते हैं। क्यों? ताकि हम कम समय को ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर वीडियो में इतना फास्ट आप बोलते हैं, वीडियो इतना तेज होता है, उसमें लिखे कैसे, तो इसीलिए हम साइड में नोट्स लगा देते हैं ताकि आप अच्छा से वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या था? आपको ये सर चैप्टर का नाम था मेटल एंड नॉन मेटल। चैप्टर का नाम था मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल यानी धातु और अधातु। तो सबसे पहले मेरा काम हुआ धातु और धातु समझना। जानते हैं खाना को समझने से अच्छा है, खाना का मतलब होगा दाल चावल सब्जी तेल चटनी चोखा सब। अगर हम तत्वों को समझ जाएंगे ना, धातु और अधातु का खेल खत्म हो जाएगा। यानी तत्व से ही मिलकर धातु और धातु बना है। आइए तत्व पहले समझते हैं। मेरा काम रहा तत्व। तत्व को बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है उसका परिभाषा समझते हैं। कहता है किसी पदार्थ का वह शुद्धतम रूप, किसी पदार्थ का वह शुद्धतम रूप जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है उसे तत्व बोलेंगे। जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है उसे क्या बोलेंगे? तत्व बोलेंगे। सोना चांदी इस सबको क्या बोलेंगे? तत्व बोलेंगे। अच्छा, अब आगे आया है यौगिक किसे कहेंगे? तो यौगिक यानी कंपाउंड। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक साथ मिला देते हैं, जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक साथ मिला देते हैं, जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक साथ मिलाते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो बन जाएगा जल। ये क्या है? आपका यौगिक है। याद हुआ कि ना हुआ? तत्व क्या हुआ? तो कहिए सर तत्व हुआ किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म रूप जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है, शुद्धतम रूप, उसे तत्व बोलेंगे। और एक चीज और याद रखिएगा, यौगिक जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ या तत्व एक साथ आकर जुड़ जाते हैं तो उसे यौगिक बोलते हैं। आइए नोट्स को समझते हैं। क्या लिखा है? एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहेंगे। सोना चांदी लोहा ये सब क्या है? तत्व है। वैसे तत्व जो 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बनेगा
या तत्व से मिलकर बनेगा उसे क्या बोलेंगे? यहाँ तत्व से अच्छा पदार्थ लिख दीजिए। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाएंगे जल बन गया, कार्बन ऑक्सीजन मिलाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब आता है, अब आपका आता है अब आया सर तत्व के कितना प्रकार होते हैं। याद रखिएगा तत्व के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? एगो धातु, एगो अधातु, एगो उपधातु। तत्व कितना प्रकार? तो कहिएगा सर तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। देखिए धातु के बारे में लिखा है, जिसके अंतिम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो, जिसके अंतिम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो उसे तत्व बोलेंगे। जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक उसे तत्व बोलेंगे। जिसमें चमक पाई जाती है उसे तत्व बोलेंगे। क्या बोले हम? जिसमें चमक होगी तत्व होगा, और जिसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होगा तत्व होगा। जो तन्यता तथा आघात वर्धय होता है, आघात वर्धय होता है तत्व होता है। जो भंगुर नहीं होता, यानी भंगुर मतलब टूटना नहीं होता उसे तत्व बोलते हैं। अब उसे धातु बोलते हैं। सॉरी, अधातु किसे बोलेंगे? तो जिसमें चमक नहीं होगी, जिसमें तन्यता नहीं होगी, आघात वर्धयता नहीं होगी, और जो भंगुर होगा। तत्व होता है ठोस, धातु होता है ठोस, और अधातु होता है ठोस तथा गैस। एक चीज याद रखना है, तो कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है? तो कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में होता है? आप याद रखिएगा पारा। क्या याद रखना है? पारा। पारा कितना होता है? तो बोलिएगा पारा 180 पर होता है, इसको मरकरी बोलते हैं। तो कौन सा तत्व है, कौन सा तत्व है, कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में होता है? तो बोलिएगा पारा है 80 पर। एक सवाल आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसका आंसर आप लिखिएगा। तो कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में होता है और उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? हमने बता दिया कौन सा धातु है जो द्रव में होता है, तो पारा। आपको बताना है कौन सा अधातु है जो द्रव में होता है और उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है। पारा का परमाणु क्रमांक 80 होता है। अच्छा, जिसमें धातु तथा अधातु दोनों का गुण हो उसे उपधातु बोलेंगे। जिसके अंतिम कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो उसे अधातु बोलेंगे। जिसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो उसे उपधातु बोलेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है तत्व के अंतिम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, तत्व अधातु। अधातु के अंतिम कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, उपधातु के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। आइए आगे बढ़ते हैं। धातुओं के भौतिक गुण। धातुओं के भौतिक गुण तो हमने समझा ही दिया, एक बार और समझ लेते हैं। मैंने अच्छा से आपको समझा दिया। क्या है? धातु यानी धातु के भौतिक गुण है। तो हमने समझाया कि धातु क्या होता है? चमकीला होता है, यह धातुमध्य और तन्य होता है, यह कठोर होता है। अपवाद में सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ऐसा धातु होता है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। एक सवाल का आंसर आप लिखिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। सोडियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है, क्यों? ऑब्जेक्टिव में आता है तो कौन सा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो बोलिएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। उसमें सोडियम बड़ी फेमस है। एक सवाल और लिखिएगा, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं, क्यों? आइए आगे बढ़ते हैं। जो धातु होगा ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होगा, इससे ध्वनि उत्पन्न होगा, यह भंगुर नहीं होता है, इसे पीट कर हम लोग तार बना सकते हैं। एक सवाल लिखिएगा, तन्यता और आघात वर्धयता से क्या समझते हैं? तन्यता और आघात वर्धयता से क्या समझते हैं? याद रखिएगा, जब धातु को पीटकर पतला तार बना सकते हैं तो उसे तन्यता कहते हैं। जब धातु को पीटकर चादर बना देते हैं तो उसे आघात वर्धयता कहते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है
और यह बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तन्यता और आघातवर्धकता से क्या समझते हैं? तो बोलिएगा, जब धातु को पीट कर तार बना देंगे, पतला तार, तो उसे तन्यता, जब चादर बना देंगे तो उसे आघातवर्धकता। सबसे अधिक आघातवर्धकता की क्षमता किसमें होती है? आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और सबसे अधिक तन्यता की पावर किसमें होती है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब आया है धातुओं के रासायनिक गुण। तो ये देखते हैं धातुओं का रासायनिक गुण क्या है। धातुओं के रासायनिक गुण क्या है? तो धातुओं का रासायनिक गुण भी हम ने बताया है कि इसके अंतिम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है। धातु के अंतिम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है। यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। धातु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है? धातु का ऑक्साइड बनाता है। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाता है। धातु क्लोरीन से क्रिया करके क्लोराइड बनाता है। जैसे सोडियम क्लोरीन से क्रिया किया तो सोडियम क्लोराइड बनाया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है? तो अगला है अधातुओं के भौतिक गुण। तो अधातु के भौतिक गुण में हमने देखा था, इसमें चमक नहीं होगी। अपवाद में ग्रेफाइट और आयोडीन में चमक होती है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आघातवर्धक और तन्यता नहीं होते हैं। यह ऊष्मावर्धक के कुचालक होते हैं या भंगुर होते हैं। भंगुर मतलब टूटना, चकनाचूर। इसमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। यह ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में होते हैं। इसे पीटकर तार नहीं बना सकते हैं। इसे पीटकर चादर नहीं बना सकते। तो एक सवाल लिख लीजिए, धातु तथा अधातु में अंतर लिखे भौतिक गुण के आधार पर। आइए अब आपको याद करना है। इसको याद करना है। कोई पूछेगा आपको तत्व किसे कहेंगे, तो तत्व का परिभाषा हमने दे दिया था कि यह किसी पदार्थ का शुद्धतम रूप होता है जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है। और तत्वों की संख्या कितना होती है? तो बोलिएगा 118। अभी तक तत्वों की खोज कितना हो गई है? 118 और 30 तक आपको याद करना ही है। जैसे एक में क्या है? तो बोलिएगा सर, एक में आता है हाइड्रोजन, 2 में हीलियम, 3 में लिथियम, 4 में बेरिलियम। ये गलती लिखा है, बेरिलियम लिखा है। ये होता है ब्रोम। 6 पर होता है कार्बन, 7 पर नाइट्रोजन, 8 पर ऑक्सीजन, 9 पर क्लोरीन, 10 पर नियॉन, 11 पर सोडियम, 12 पर मैग्नीशियम, 13 पर एल्युमिनियम, 14 पर सिलिकॉन, 15 में फास्फोरस। आपसे एग्जाम में कभी पूछता है कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो बोलिएगा 6। लोहा का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो बोलिएगा 26। जिंक का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो आप बोलिएगा सर 20 होता है। लोहा का 26। लोहा को आयरन बोलते हैं। चलिए, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो बोलिएगा सर कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। उसका संकेत Ca होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आयन। आगे है आयन क्या है? तो आयन बड़ी आसान है, समझते हैं। चलिए, आ गया है आयन। आयन का इंग्लिश आयन होता है। इन मत पढ़ लीजिए, आयन। ये आयन क्या होता है? देखिए, यहाँ आंसर दिया था। चलिए, आयन और यहाँ पर देखना है परमाणु। देखिए, आयन और परमाणु का देखना है। आइए देखते हैं इसको। बोलिएगा, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है, परंतु अभिक्रिया में भाग लेता है। स्वतंत्र मतलब होता है खुल्लम खुल्ला। क्या किसी अपने परमाणु को देखा है? बोलिएगा नहीं। अपने अणु को देखा, अपने यौगिक को देखा होगा। तो किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण
जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है परंतु रासायनिक क्रिया में भाग लेता है उसे क्या बोलेंगे? परमाणु बोलेंगे। जब कोई परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या ग्रहण करता है तो उस पर प्लस चीज या माइनस चिन्ह आ जाता है, उसे ही आयन बोलेंगे। जब कोई परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या ग्रहण करेगा तो उस पर धन आवेश या ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, उसे क्या बोलेंगे? तो उसे हम लोग बोलेंगे आयन। तो इस आधार पर आयन कितना प्रकार का हो गया? तो बोलेगा सर आयन 2 प्रकार का हो गया। आयन कितना प्रकार का हो गया? कहिएगा सर 2 प्रकार का हो गया। आयन 2 प्रकार का हो गया। आयन हो गया 2 प्रकार के। कौन कौन हुआ वो देखते हैं। आयन क्या हुआ? तो परमाणु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या जब ग्रहण करेगा। 2 प्रकार के, एक होता है धन आयन और एक होता है ऋण आयन। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो वह धनायन कहलाएगा और जब कोई इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा तो वह ऋणायन कहलाएगा। लिखा, जब कोई परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो वह धनायन धन हमेशा जाएगा। सोडियम देखिए, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया, 2 मैग्नीशियम किया, कैल्शियम 2 करेगा। अब बताइएगा पोटेशियम कितने अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा? एग्जाम कमेंट में लिखिएगा। ऋणायन, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो उस पर ऋण हमेशा रहता है, उसे ऋणायन कहेंगे। फास्फोरस 3 हो, सल्फर 2 किया, क्लोरीन 1 किया। अब बताइएगा चलिए आगे सवाल लिखेंगे। अब आ गया है परमाणु और आयन में अंतर। चलिए लिखते हैं परमाणु तथा आयन में अंतर। चलिए अंतर लिखा जाए, कैसे लिखाएगा? तो बोलेगा सर परमाणु जो होता है यह उदासीन होता है। क्यों? कोई भी परमाणु आप नाम बोलिए तो बोलिएगा सर हमने सोडियम लिया और सोडियम आयन लिया। तो देखिए इस पर कोई चार्ज है नहीं, न्यूट्रल है और इस पर चार्ज होता है, तो कहिए सर इस पर प्लस का चार्ज या माइनस का चार्ज, यानी यह उदासीन होता है, यह धनायन या ऋण आयन होगा। चलिए यह अस्थाई है। क्यों? क्योंकि इसका पता नहीं है अब क्रिया करने वाला है, यह अस्थाई है, यह क्रियाशील है, यह अक्रियाशील है। क्यों? यह किसी से अक्रिया नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा। आइए देखते हैं। यह उदासीन है, यह धनायन या ऋणायन होता है, यह अस्थाई, यह स्थायी होता है। यह रासायनिक क्रिया में भाग लेगा या नहीं लेगा। इसके अंतिम कक्षा में 1 से 7 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं होती है। तो यह एक और जोड़ लीजिए, यह क्रियाशील और यह अक्रियाशील। तो एग्जाम में आता है, नहीं लिखा जाएगा। कोई बोलेगा परमाणु क्या होता है? परमाणु उदासीन होता है। आयन अस्थाई क्यों होता है? बोलिएगा आयन स्थायी होता है। चलिए सोडियम परमाणु और सोडियम आयन में अंतर लिखना है। पहले दिया था कि कोई भी आयन और कोई भी परमाणु, अब नाम में दिया, इंडिकेट कर दिया, तो बेहद आसान है। आइए देखते हैं। चलिए अब दे दिया है सोडियम परमाणु और सोडियम आयन। यही देखिए, चलिए इसका लिखेंगे सोडियम। तो कहिएगा सर सोडियम जो होता है ना, ये सोडियम जो होता है, तो कहिएगा सोडियम का इलेक्ट्रॉन में 2 8 1। सोडियम जो आयन होगा ना, इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करेगा, तो 2 और 8 होगा। ठीक, तब इसमें कक्षा का वो हुआ
तो कहिए सर इसमें कक्षा हुआ 3 और इसमें कक्षा कितना हो गया, इसमें कक्षा होगा 2। तो इसमें पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, तो बोलिए सर 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा में कहिए सर 8 गो, 3 4 5 6 7 8। अंतिम में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 गो, बाहर 8 गो, 3 6 7 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले फिगर जब बन गया ना तब आसानी से इसका जवाब आप लोग दे पाइए, आसानी से, बेहद आसानी तरीका से। बोलिए सर इसमें 3 कक्षा होती है, इसमें 3 कक्षा, इसमें 2 कक्षा। अच्छा इसमें अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन, तो बोलिएगा सर अंतिम में 1 हो, इसका अंतिम में 8 गो इलेक्ट्रॉन। अच्छा बोलिएगा सर इसमें इसका आकार बड़ा है, इसका आकार छोटा है, इसका बड़ा है, इसका छोटा है। चलिए देखते हैं इसका। अच्छा ये क्या होगा, ये होगा उदासीन, यह उदासीन होगा, यह क्या होगा धनायन होगा। अच्छा ये क्या होगा, तो यह क्रियाशील, यह अक्रियाशील, यह रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेगा, यह नहीं लेगा। आइए याद करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन 11 गो और प्रोटॉन भी 11 गो। इसमें इलेक्ट्रॉन लिखेंगे 10 गो, प्रोटॉन 11 गो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घट बढ़ सकता है, देगा तो घटेगा, लेगा तो बढ़ेगा। इसमें 3 कक्षा, इसमें 2 कक्षा, यह बड़ा होता है, यह छोटा होता है, यह अस्थायी, यह स्थायी, हमने पहले भी लिख दिया था। यह उदासीन, यह धनायन, केवल सोडियम आयन लिखा है ना, सोडियम आयन ऋणायन है, सोडियम आयन केवल लिखना है धनायन होगा। और इसका विन्यास देख लिया, इसका फिगर देख लिया, बस सिंपल है। यह आसान तब लगेगा आपको जब फिगर आप पहले ड्रॉ कीजिएगा। पहले हमने फिगर ड्रॉ करके सब में लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्लोरीन आयन। क्लोरीन परमाणु। फिर इसका हम लोग फिगर क्या करेंगे, फिगर करेंगे ड्रॉ। तो कहिएगा सर Cl होता है, 17 पर 2 8 7, इसका 2 8 8। चलिए इसमें कक्षा का हो, इसमें कक्षा हुआ 3, इसमें कक्षा का हो, इसमें कक्षा 3। आप बोलेगा सर अंदर कितना 2 गो, बाहर कितना, कहिए सर 8 गो, बाहर तो सर 7 गो, 4 गो 5 गो 6 गो 7। इसको सजाइए, बाहर 8 गो, अंदर भी 8 गो, इसके अंदर 2। बस अब इसके बारे में लिखते हैं। यह क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं होगी। इसमें इलेक्ट्रॉन 17 गो, प्रोटॉन 17 गो, इसमें इलेक्ट्रॉन 18 गो, प्रोटॉन 17 गो। क्यों, एगो ही Cl माइनस होगा, एगो लिया है इलेक्ट्रॉन बढ़ के। यह अस्थायी, यह अस्थायी, यह उदासीन, यह ऋण आवेशित। इसकी अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन और इसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। यह क्रियाशील, यह अक्रियाशील, निष्क्रिय को बोलते हैं अक्रियाशील। आशा करते हैं आपको सोडियम आयन, सोडियम परमाणु और क्लोरीन आयन, क्लोरीन परमाणु, आयन परमाणु, धातु, अधातु, उपधातु, तत्व, यौगिक, परमाणु और आयन में इतना में आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। जो क्लास 8 में है और 9th में जा रहा है उनके लिए भी यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9th का चैप्टर 3 है, परमाणु और आयन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋणायन की विशेषता, ऋणायन की विशेषता क्या है, आइए देखते हैं। ऋणायन की विशेषता है कि ऋणायन जो होता है धन आवेशित होता है।
धनायन न है। धनायन विशेषता में धनायन धनावेशित होगा। धनायन का गुण अपने मूल परमाणु के गुण से अलग होगा, यानी भिन्न भिन्न होगा। धनायन परमाणु अपने मूल परमाणु के कम इलेक्ट्रॉन के होते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम आयन, तो ये धनायन है ना, तो इसका कक्षा 3 को था, इसका कक्षा 2 को था। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना था 11, इसमें इलेक्ट्रॉन 10। ये बोला है कि मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन और मूल परमाणु से छोटा, मूल परमाणु 3 कक्षा, इसमें 2 कक्षा। धनायन परमाणु को धनायन में परिवर्तित होने से उसके परमाणु क्रमांक नहीं बदलता है। कोई भी परमाणु जब धनायन में बदले या ऋणायन में बदले, उसके परमाणु क्रमांक संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए अब देखते हैं ऋणायन विशेषता। ऋणायन विशेषता क्या होता है? इसमें ऋणायन विशेषता हम लोग लिखते हैं ऋणायन क्लोरीन और क्लोरीन परमाणु। तो इसका कक्षा कौन था 3 को था, इसका कक्षा 2 को था। इसमें 2 8 8 2 8 7 सॉरी, इसमें 2 8 8। ऋणायन में ऋण आवेश होता है। ऋणायन का गुण मूल परमाणु गुण से भिन्न होता है। ऋणायन परमाणु अपने मूल परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन रखता है। यह इसमें इलेक्ट्रॉन होगा 17, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा 18। क्यों? एगो इलेक्ट्रॉन ले या 18। ये बोला है कि मूल परमाणु से बड़ा होता है। परमाणु को ऋणायन में बदलने पर उसका परमाणु क्रमांक नहीं बदलेगा। चलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। धातु और अधातु के बीच जब हम लोग क्रिया कराएंगे तो किन किन बातों पर ध्यान देंगे, तो याद रखिएगा जब धातु और अधातु के बीच हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो 3 गो कंडीशन को हम लोग फॉलो कराएंगे। कौन फॉलो कराएंगे? कहता है धातु तथा अधातु। इसमें कोई पूछेगा कि धातु और अधातु, धातु धातु अधातु धातु में कौन कौन रिएक्शन करेगा, तो आप याद रखिएगा धातु और धातु, ये ना कंडीशन हो सकता है। धातु और अधातु या अधातु और अधातु, तीनों का कंडीशन हुआ कि धातु धातु हो सकता है रिएक्शन करे, अधातु अधातु रिएक्शन करे या धातु अधातु रिएक्शन करे। तो इसका जवाब सुन लीजिए, धातु और धातु रिएक्शन नहीं करता है। धातु और धातु अपक्रिया करता है और अपक्रिया करके आयनिक यौगिक बनाता है। क्या? आयनिक यौगिक बनाता है। और धातु धातु अपक्रिया करता है और यह सहसंयोजक यौगिक बनाता है। सहसंयोजक यौगिक बनाता है। याद रहेगा धातु और धातु रिएक्शन नहीं करता है। धातु और धातु रिएक्शन करके कौन सा यौगिक? आयनिक यौगिक। और अधातु और अधातु सहसंयोजक यौगिक बनाता है। याद रखिए वही चीज लिखा कि धातु और अधातु रिएक्शन करके आयनिक यौगिक, हम तो पहले लिख दिए थे। अधातु और अधातु रिएक्शन करके सहसंयोजक। और धातु परस्पर रासायनिक क्रिया में अपक्रिया नहीं करती है। धातु और धातु रिएक्शन नहीं करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है एनोडीकरण। क्या है? तो एल्युमिनियम और ऑक्साइड की मोती पर जमने की क्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। मतलब मान लीजिए एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम के ऊपर एगो मोटी ऑक्साइड का परत जब बनती है ना ऑक्सीजन से क्रिया करके, तो उसी को क्या बोलते हैं? एनोडीकरण बोलते हैं। एल्युमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड बनने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। अब आया है बेहद इंपॉर्टेंट आया है रासायनिक बंधन। क्या है? रासायनिक बंधन। जब दो या दो से अधिक समान या असमान परमाणु या अणु मिलकर जो बंध बनाते हैं, यानी बॉन्ड बनाते हैं, उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। मतलब जब दो गो या दो से अधिक, सिंपल समझिए, जब दो गो या दो से अधिक समान परमाणु या असमान परमाणु मिलकर बॉन्ड बनाते हैं ना, बॉन्ड, उसी को बोलते हैं बंधन। तो रासायनिक बंधन के प्रकार याद रखिएगा। रासायनिक बंधन 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन बेसिकली 10th में पढ़ना है 2 ही प्रकार। अब 10th के लिए याद रखिएगा, रसायन आएगा एग्जाम में, रासायनिक बंधन में कितना प्रकार होते हैं? मारिएगा 2, 5 नहीं 2, ऑप्शन में भाभी नहीं करेगा, 5 1 2 3 4 रहेगा, तो 2 मारना है। लेकिन बेसिकली जब इंटर में जाइएगा 11th में, तो वहाँ एक पढ़िएगा चैप्टर केमिकल बॉन्ड।
चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्ड, वहाँ 5 प्रकार पढ़ाया जाएगा। खैर मैट्रिक में हम लोग हैं तो देखते हैं रासायनिक बंधन कितना प्रकार के, 2 हमने पहले ही बता दिया था। एगो आयनिक बंधन, एगो सहसंयोजक बंधन, एगो वैद्युत सहसंयोजक बंधन या आयनिक बंधन, और एगो सहसंयोजक बंधन। चलिए वैद्युत सहसंयोजक बंधन या आयनिक बंधन किसे कहेंगे, तो कहता है वैसा रासायनिक बंधन जो एक धातु तथा एक अधातु के बीच लगता है उसे आयनिक बंधन कहते हैं। मतलब जब एगो धातु और एगो अधातु आपस में मिलेगा तो एगो बॉन्ड बनेगा ना, उसी बॉन्ड को क्या बोलेंगे, तो बोलिएगा आयनिक बंधन। या एक और परिभाषा है वैसा रासायनिक बंधन जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता है। आयनिक बंधन कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वालों को क्या बोलिएगा, तब बोलिएगा इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वालों को आयनिक बंधन। तो ऐसा रासायनिक बंधन जो इलेक्ट्रॉनों के त्याग या ग्रहण के फलस्वरूप बनता है। तो ये बात है, धातु है तो त्याग करेगा और अधातु है तो ग्रहण करेगा। 3 परिभाषा दिए। जब एक धातु और अधातु रिएक्शन करेगा तो आयनिक बंधन, जब कोई धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, जब अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा तो आयनिक बंधन, या जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करेगा, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा, स्थानांतरण कर दिया, तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे आयनिक बंधन। अब इलेक्ट्रॉन संरचना बिंदु द्वारा कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करना है, यानी आयनिक बॉन्ड बनाना है हम लोग को। तो बनाते हैं, आइए क्या बनाना हमको बनाना था कैल्शियम ऑक्साइड। इलेक्ट्रॉन संरचना बिंदु द्वारा कैल्शियम ऑक्साइड का बनाना है, तो अब बनाते हैं। ई है कैल्शियम, आई है ऑक्सीजन। अब बोलिए कैल्शियम कितना पे होता है, तो कहिएगा सर कैल्शियम 20 पे होता है, तो 2 8 2 8 8 2, तो अंतिम में जितना इलेक्ट्रॉन होता है ना उतना ही क्रिया में भाग लेगा। तो इलेक्ट्रॉन में कितना त्याग करेगा, कहिएगा सर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। ये ऑक्सीजन का कितना होता है, तो ऑक्सीजन होता है 8 पर, 2 और 6, यानी 6 गो पहले से इसके पास है, 6 गो पहले से पास है। आपको पता है कि यह इलेक्ट्रॉन क्या करके चाहेगा अंतिम में 8 कर दे, और यही चाहेगा 2 लेके अंतिम में 8 कर दे। तो अब देखिए क्या खेल होगा। कैल्शियम क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन ले जाके ऑक्सीजन को दे रहा है। जब देगा तो इस पर आ जाएगा प्लस, कितना दे रहा है, 2 गो, और वहीं ऑक्सीजन 2 गो ले रहा है तो 2 गो माइनस। ये दोनों क्या है, जब इलेक्ट्रॉन बराबर रहेगा तो सीधे लिख देंगे, मतलब सिंपल आपको समझाते हैं। तो कोई ए धातु है और कोई बी अधातु है, इस पर प्लस x है, इस पर माइनस चार्ज है। तब क्या होगा, जब अब क्रिया करेगा ना तो पावर अदला बदली होगा, यानी Na का पावर 1 है और Na का पावर n है, यानी A के पावर y और B के पावर x हो जाएगा। ठीक है। अगर जब x और y बराबर होगा, जब मान लीजिए x और y बराबर होगा तो सीधे लिख देंगे AB। वही हम किए, पावर क्या था, बराबर, तो सीधे लिख देना है जो यौगिक बनेगा। ठीक है। चलिए एक और आगे हम लोग बनाते हैं। खैर आगे तक देवे किया सोडियम ऑक्साइड बनाना है, तो सोडियम ऑक्साइड Na2O। चलिए सोडियम ले लिया हम और ऑक्सीजन ले लिए, ठीक। N2O बनाना है तो 2 गो सोडियम आएगा। अब क्या हुआ कि सोडियम के पास क्षमता क्या है, तो आपके सोडियम के पास क्षमता है 1 गो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, तो लिख लेते हैं सोडियम। लेकिन ऑक्सीजन के पास 6 गो है, ये 2 गो चाहिए, तो क्या किया ना, ये जो सोडियम था ना इसको दे दिया, आई सोडियम इसको दे दिया, तो इस सोडियम पर आ गया प्लस, ये ऑक्सीजन पर आ गया माइनस, ये सोडियम पर आ गया प्लस, यानी 2 गो सोडियम है, 2 गो सोडियम है, तो यानी एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, आई एक गो ऑक्सीजन है तो 2 गो ले रहा है। तो अभी बोले थे, पीछे ही बताए थे, पावर क्या होगा, अदलेन बदलेन होगा। तो इसको लिखने के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे
पावर इसका Na आएगा, उसका पावर 1 यानी Na। अच्छा, N पर पावर क्या होगा? पहले सब 2 गो, O पर पावर क्या होगा? 1 गो। तो ये बन गया सोडियम ऑक्साइड। चलिए एक और बनाते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है। तो Mg 1 गो है, Cl 2 गो है। तो याद रखिएगा हमेशा जो 2 गो होता है उसको किनारे किनारे, जो 1 होता है उसको बीच में लिखते हैं। आइए देखते हैं। तो Cl 2 गो है तो Cl किनारे किनारे, Mg 1 गो है तो Mg किनारे, Mg बीच में, 1 गो है तो बीच में। क्लोरीन के बारे में आपने जानता है तो इसके 7 गो होता है, 3 2 नहीं है 5 2 7, ठीक है। मैग्नीशियम के पास 2, इसके पास भी 7, 4 5 6 7। अब क्या हो रहा है, मैग्नीशियम 2 8 2 है, ये 2 8 7 है, 2 8 2 8 8। ये क्या हो रहा है, मैग्नीशियम के अंतिम कक्षा में 8 गो होना है, क्योंकि 4 है 2 को दे देंगे स्थायी बन जाएंगे। उस क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे दिया, ये और ये फिर मैग्नीशियम को इसको दे दिया, यानी मैग्नीशियम कितना दिया 2 गो, और क्लोरीन 2 गो है लेकिन कितना लिया है, 1 गो लिया है। तो पावरवा क्या करना है, बदलेन करना है। इसका आंसर लिखिएगा Mg का पावर 1 और Cl का पावर, Cl का बेस क्या होगा, पहले Cl पे 1 Na का होने का Na, Mg का हो जाएगा 1 और Cl का हो जाएगा 2। तो क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। सीखे कि नहीं सीखे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर नहीं सीखे इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, आप जरूर बताइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सहसंयोजक यौगिक के बारे में आप जानते हैं, आयनिक बंधन जाएगा कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। और कैसे बनता है, धातु और अधातु के मिलने से। और कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के त्याग और ग्रहण से बनता है। और इलेक्ट्रॉन संरचना बिंदु भी देख लिया हम लोग। अब आता है सहसंयोजक यौगिक। क्या आता है, सहसंयोजक यौगिक यानी कोवैलेंट बॉन्ड, उस प्रकार का रासायनिक बंधन जो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप बनता है। साझेदारी मतलब पार्टनरशिप होता है। सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार का होता है, एकल सहसंयोजक, द्वितीयक सहसंयोजक, तृतीयक सहसंयोजक। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सहसंयोजक बंधन कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप। साझेदारी मतलब पार्टनरशिप। सिंपल बात समझिए ना, 2 व्यक्ति है, एगो A और B, ये दोनों मिलकर 2-2 लाख रुपया 2-2 लाख रुपया 2-2 लाख रुपया मिलाकर एक दुकान किया। तो आप बताइए दुकान कितना लाख का हो गया, 4 लाख का, ठीक। कोई C व्यक्ति है, वो A से मिला और पूछा कि भाई दुकान कितना लाख का हो, ये बोला 4 लाख। कोई D व्यक्ति है और या B से पूछता है दुकान कितना लाख का है, बोलेगा 4 लाख। दुकान 4 बताइए, C पूछा तो C को जानकारी मिला 4 लाख की दुकान, और D को जानकारी मिला 4 लाख की दुकान। दुकान का वैल्यू कितना हो गया, 8 लाख। क्या दुकान 8 लाख का था, नहीं, दुकान तो 4 लाख का था। साझेदारी मतलब यही होता है कि हमने 2 लाख दिया, उसने 2 लाख दिया, 4 लाख का दुकान, लेकिन एक समय पर दोनों आदमी नहीं बात कर रहा। अगर दोनों आदमी एक साथ रहेगा तो बताएगा 4 लाख का। पार्टनरशिप में यही होता है साझेदारी, यानी एक चीज पर 2 बार गिनती होगा, यहाँ पर भी गिनती होगा, तो याद रखिएगा इसे। आयनिक बंधन कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, लेकिन सहसंयोजक बंधन इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है। आइए देखते हैं एकल सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप जो बंधन बनेगा, एकल सहसंयोजक बंधन। जब 2-2 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप बंधन बनेगा, द्वितीयक सहसंयोजक बंधन। और जब 3-3 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से जो बंधन बनेगा, तृतीयक सहसंयोजक बंधन बनेगा। अब आते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बनाएंगे कैसे। जैसे मान लीजिए कहेगा मेथिल कार्बोन,
क्या बोलेगा, मेथेन। फॉर्मूला होता है CH4। अब देखिए जो अकेले होता है बीच में और जो ज्यादा रहता है किनारे किनारे लगा देंगे। आपको पता है सर, कार्बन के पास 4 गो क्षमता होती है, यानी चारों ओर से वह क्रिया करता है। हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन इससे ले लेगा। हाइड्रोजन क्या किया, ये कार्बन से ले लिया। हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन हो गया, वो आराम से स्टेबल हो गया। और बात यहीं पर नहीं रही, अब आगे बोलता है कार्बन कि देखो हाइड्रोजन, तुम्हारा जरूरत था तो हमसे ले लिया, और मेरा जरूरत है तो तुम भी हमको दे दो। तो कहेगा ठीक है ले लो। तो अब क्या किया, कार्बन जो है ना, अब कार्बन क्या किया, अब कार्बन जो हाइड्रोजन से मांग लिया। आप नहीं देखे, एक ही को इलेक्ट्रॉन कार्बनों के पास गया, एक ही को इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजनों के पास। वहीं तो बताया साझेदारी मतलब वही होता है। 2 लाख 4 लाख का दुकान है, गिनती हो रहा 8 लाख का। चलिए तो इसको बनाएंगे कैसे, इसको बनाइएगा H और H। एक ही इलेक्ट्रॉन का देगा तो एक डंडा, एक ही इलेक्ट्रॉन लेन देन करेगा तो एक डंडा, बस इसको लिख देंगे अब CH4। तब बताइए एक मीथेन का निर्माण कौन सा बंधन है, आप बोलिएगा सहसंयोजक बंधन। क्यों, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी से बना है। ठीक, अच्छा एक सहसंयोजक बंधन में कौन सा प्रकार है, आप बोलिएगा सर एकल है। क्यों, एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया है। चलिए आगे लिखते हैं, जल का निर्माण। जल का फॉर्मूला H2O होता है। आइए उसको हम देखते हैं। तो जो अकेले होता है वो बीच में, और जो ज्यादा होता है किनारे किनारे। चलिए तो आप ये सर हाइड्रोजन के पास तो एक ही गुना है, और ऑक्सीजन के पास 6 गो है। अब क्या हुआ, एक हाइड्रोजन क्या किया, ऑक्सीजन से मांग लिया, अब ऑक्सीजन बोला कि हाइड्रोजन हमको भी दे दो। तो अब क्या हुआ, यहाँ O और H है। अब बताइए कितना इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है, तो आप बताइएगा सर एक इलेक्ट्रॉन, अब बन गया H2O। तो एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन करेगा तो एकल सहसंयोजक बंधन। अब आगे बढ़ते हैं, एकल हमने देख लिया, अब द्विक का एग्जांपल लेते हैं। द्विक का एग्जांपल लेते हैं, इसे मान लीजिए कहेगा प्रोपीन। क्या कहेगा, प्रोपीन। इसका फॉर्मूला होगा C3H6, यानी C होगा 3 गो और H होगा 6 गो। 1 2 3 4 5 6, H हो गया 6। आइए इसको देखते हैं। हाइड्रोजन के पास एक गो है। कार्बन के पास 4 गो है, 1 गो 2 गो 2 गो 4, 2 गो 3 गो 4, 1 गो 2 गो 3 गो 4। सिंपल बात है। तो हाइड्रोजन एक को लेके स्टेबल हो गया, इसका 4 गो हुआ है, 4 गो तो लिखो नहीं, तब ना 1 गो 2 गो 3 गो 4, इसका 4 गो हुआ है, 1 2 3, यहाँ 4, इसका 4। यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले लिया कार्बन से और वो हो गया स्टेबल। अब कार्बन बोला कि देखो यह कार्बन किसको किसको दिया है, तो यह कार्बन इसको भी दिया है, इसको भी दिया, इसको, तो ये तीनों से मांग लिया। तो 2 गो 4 गो 6 गो 8 गो, ये जो कार्बन इसको दिया था इससे मांगेगा।
ठीक है। अब ई कार्बन है, इससे लिया है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है बनाने में। एगो H था, इधर C था, ऊपर H था, इधर C था, ऊपर H था, यहाँ C था, H था, H था, H था। एक एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक एक डंडा, यहाँ एक एक डंडा, बीच में दो है तो दो गो डंडा, यहाँ एगो डंडा, एगो डंडा, यहाँ एगो डंडा, यहाँ एगो डंडा, बीच में एगो डंडा। अब बताइए हमें यह कौन सा बंधन है? तो आप बोले सर सहसंयोजक बंधन है। क्यों? इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बना है। लेकिन उसमें कौन सा प्रकार? तो कहिएगा सर डबल कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों? यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन का दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए वो ट्रिपल वाला देख लेते हैं तो आगे बढ़ते हैं, तब ना अच्छा लगेगा कि डबल देख लिए, सिंगल देख लिए, और एक ट्रिपल देख लेते हैं। यहाँ रख रहे हैं ताकि आपको दिखाई भी दे। हाँ चलिए अब ये ट्रिपल बॉन्ड वाला का देखते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड वाला एग्जाम्पल है, क्या लिखा है? एसिटिलीन लिखा है, C2H2 एसिटिलीन लिखा है। इसे मान लीजिए कहेगा एसिटिलीन का बनना, इसका फॉर्मूला होता है C2H2, यानी C दो गो और H एगो। चलिए लिख दिए, हाइड्रोजन एगो, हाइड्रोजन एगो, कार्बन चार गो, एगो दो गो चार गो, एगो दो गो तीन गो चार गो, हाइड्रोजन एगो ले लिया, हाइड्रोजन सॉरी उल्टा लिखा गया, इधर तीन गो और इधर एगो। हाइड्रोजन पूरा हो गया, हाइड्रोजन पूरा हो गया। अब हाइड्रोजन ये इससे लिया है, ये करा हमको दे दो, ये बना दिया, और यह इससे ले लिया, ये बना दिया। तो H था, C था और C था, H था। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड। क्यों? यहाँ तीन तीन इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है। तो आशा करते हैं कि यह समझ में आया होगा, सिंगल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट, ट्रिपल कोवेलेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, सहसंयोजक यौगिक के गुण है। सहसंयोजक यौगिक के गुण क्या होता है देखते हैं। यह सहसंयोजक यौगिक यह उदासीन परमाणु के द्वारा बना था। हाँ, कार्बन उदासीन है, हाइड्रोजन उदासीन है। यह जल में नहीं घुलता है, यह कार्बनिक विलायक में घुलता है। इसका द्रवणांक और अपघटनांक निम्न होता है, इसकी अभिक्रिया दर निम्न होती है, मतलब धीमा होती है। चलिए सहसंयोजक यौगिक और आयनिक अंतर देखते हैं, यह आता है एग्जाम में। तो यह धातु और धातु से बनता है, यह अधातु और अधातु से बनता है। यह जल में घुलनशील, यह जल में घुलनशील नहीं होता है। यह रासायनिक अभिक्रिया में इसका गति तीव्र होता है, इसका धीमा होता है। इसमें चमक होती है, इसमें चमक नहीं होती, यह उदासीन होता है। और इसका द्रवणांक और अपघटनांक याद रखिएगा, आयनिक यौगिक का द्रवणांक एवं अपघटनांक उच्च होता है, जबकि सहसंयोजक यौगिक का द्रवणांक और अपघटनांक निम्न होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खनिज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो क्लास 12th में भी आता है। अगर आपके भाई बहन 12th में होंगे तो उनसे बोलिएगा यह वीडियो जरूर देखें, या उनको आप समझा दीजिएगा। खनिज, खनिज मतलब होता है मिनरल, मिनरल्स मतलब धरती को कोड़कर जिसे निकालते हैं ना, वह खनिज होता है। धरती को कोड़ के और जौन चीज निकाल जाता है पेट्रोलियम, वह का होला? खनिज होला। ठीक बा? तो लिखल बा पृथ्वी में उपस्थित सभी पदार्थ को हम लोग खनिज बोलेंगे, या ध्रुव प्रॉपर्टी मतलब पृथ्वी उपस्थित सभी धात्विक पदार्थ को खनिज बोलेंगे। पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, लवण, यह है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, यानी यह संगमरमर, ये सबको क्या बोलेंगे? तो ये सबको खनिज बोलेंगे। अच्छा, इसका एक और भाई है अयस्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। खनिज और अयस्क अंतर ये पूछता है। अयस्क जानते हैं क्या है? यानी पृथ्वी से जो भी चीज मिला, पृथ्वी से जो भी चीज मिला उसे बोलेंगे खनिज। पृथ्वी से जो चीज मिला उसमें जो धातु प्राप्त हो जाए और कम खर्चा में, मतलब हम धरती कोड़ कर सोना निकाले हुआ 1 लाख का, लेकिन मेरा खर्चा लग गया 5 लाख का, उसे अयस्क नहीं कहेंगे।
जिन तत्वों को आसानी से खनिज से प्राप्त कर सकते हैं और कम खर्चा में लिखा, जिन खनिजों को कम खर्चा में आसानी से धातु बना सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं तो उसे अयस्क कहते हैं। बॉक्साइट, डोलोमाइट, कोरंडम, क्रायोलाइट, गैलेना, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सब क्या है? अयस्क है। तो खनिज और अयस्क में अंतर लिखना है, घर से लिख लीजिएगा, खनिज और अयस्क में अंतर लिखना। चलिए प्रमुख अयस्कों के हम नाम लिख रहे हैं जो आता है बोर्ड एग्जाम ऑब्जेक्टिव में। प्रमुख धातुओं के प्रमुख अयस्कों के नाम, तो एल्युमिनियम का अयस्क के नाम याद रखिएगा 3 गो, और सबसे प्रमुख है बॉक्साइट, बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट, और एक और होता है डायोस्टोर। डायोस्टोर क्या याद रखिएगा? एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट होता है, Al2O3 × 2H2O। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन कौन है? बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, डायोस्टोर। लोहा का प्रमुख अयस्क कौन है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेनाइट, 3 गो। एल्युमिनियम का याद किए? क्या किए? याद किए? एल्युमिनियम का अयस्क याद किए? एल्युमिनियम का होता है 3 गो, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, डायोस्टोर। लोहा का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेनाइट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या यस्क का टॉपिक 1-2 बार शायद सब्जेक्टिव में भी आया है। सब्जेक्टिव में पूछा है निम्नलिखित लोहा के अयस्कों के नाम लिखे और सूत्र लिखे। चलिए आज देखते हैं अयस्क के बारे में। अयस्क क्या कहता है? खनिज और अयस्क में अंतर लिखना है। खनिज क्या होता है? तो पृथ्वी से जितना भी चीज प्राप्त हुआ खनिज और उससे कम खर्चा में धातु प्राप्त हो जाए और आसानी से, उसे अयस्क। एल्युमिनियम का अयस्क का नाम क्या है? बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, डायोस्टोर। एल्युमिनियम का अयस्क 4 गो, कौन कौन? बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, डायोस्टोर। लोहा का होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेनाइट। जस्ता का क्या होगा? जिंक, क्लोराइड, कैलेमाइन, जिंकाइट। जस्ता का याद रखिएगा, जिंक, क्लोराइड, कैलेमाइन, जिंकाइट। पारा का सीने बार होता है HgS। कॉपर का होता है क्यूपराइट, मैलेकाइट, क्यूपरग्लास। कॉपर पाइराइट, क्यूपराइट भी होता है, क्यूपराइट भी होता है। चलिए एक वीडियो में आपको मिलेगा अयस्कों के सारा नाम। सीसा का होता है गैलेना। सोडियम का होता है बोरॉक्स और चिली साल्टपीटर। मैग्नीशियम का डोलोमाइट। चलिए हम लिखते हैं इधर। एल्युमिनियम का याद रखिएगा बॉक्साइट। क्रायोलाइट, कोरंडम, डायोस्टोर। लोहा का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेनाइट। जिंक का जिंक, क्लोराइड, जिंकाइट। और सीसा का यानी Pb, गैलेना। उसके बाद में पारा का क्या होगा? तो पारा का होगा सीनेबार होगा। और कॉपर का क्यूपराइट। और एक चीज याद रखिएगा, मैग्नीशियम का डोलोमाइट 100% छपेगा। कौन कौन? लोहा वाला छपेगा, एल्युमिनियम वाला छपेगा और मैग्नीशियम वाला 100% छपेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धातु कर्म क्या है? धातु कर्म, चलिए इसको इरेज करते हैं। धातु कर्म, अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को धातु कर्म कहते हैं। गैंग क्या होता है? तो गैंग या मैट्रिक्स, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं। गैंग क्या है? तो गैंग अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को गैंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गैंग किसे बोलेंगे? जब अयस्क को जब शुद्ध करते हैं तो उसमें थोड़ा सा अशुद्धि बच जाएगा, इसे क्या बोलेंगे? गैंग। भर्जन बड़ी इंपॉर्टेंट है। भर्जन वह प्रक्रिया जिसमें सल्फाइड अयस्कों को बदला जाता है, उसे क्या बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे भर्जन। और जिसमें ऑक्साइड अयस्क को और कार्बोनेट अयस्क को बोलेंगे, उसे बोलेंगे निस्तापन। 100% आता है। भर्जन और निस्तापन में अंतर लिखिए। आइए देखते हैं। इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। जब वायु को उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या होगा? तो वह होगा भर्जन। और इसमें अनुपस्थिति में वो होगा गर्म किया जाता है अनुपस्थिति में, यानी अनुपस्थिति में। इसमें सल्फाइड अयस्क, इसमें ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्क। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा आवश्यकता होती है और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है। क्या देखें हम लोग?
भर्जन और निस्तापन में अंतर के लिए हम लोग क्या देखे थे, इसमें ऑक्सीजन चाहिए, इसमें नहीं चाहिए, इसमें वायु की उपस्थिति होना है, इसमें नहीं होना है, इसमें सल्फाइड, इसमें कार्बोनेट और ऑक्साइड। धातु का संक्षारण क्या है, हमने एक चैप्टर में पढ़ाया था। जब किसी धातु को खुली हवा में छोड़ देते हैं तो उसके सतह पर एक भूरे रंग का परत जम जाती है, जिसे संक्षारण कहते हैं। संक्षारण से बचने का उपाय क्या है, धातु के सतह पर पेंट लगाकर, किसी अन्य धातु को चढ़ाकर, एनोडीकरण कर कर, जस्तीकरण कर कर, ग्रीस लगाकर या कोई भी संग्रहक पदार्थ लगाकर। चलिए लास्ट टॉपिक है आपका मिश्र धातु। मिश्र धातु मतलब एलॉय। ये क्या होता है एलॉय, आप समझिएगा। जब दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर एक धातु या एक अधातु को मिलाकर जब दो धातु हो जाए या एगो धातु और एगो अधातु हो जाए, मिलाकर एक नया पदार्थ बनाया जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे, मिश्र धातु बोलेंगे। जैसे पीतल, कांसा, रंगा, टाका। अब एक बार ऑब्जेक्टिव में आया था, एक बार क्या बहुत बार आया है, पीतल में कौन कौन से मिश्र धातु होते हैं या मिलकर बना होता है, याद रखिएगा पिताजी। क्या याद रखिएगा, पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक। यानी पीतल किससे भी सम्मिलित बना होता है, तांबा और जिंक से। तांबा को कॉपर ही बोलते हैं। कांसा में क्या होता है, कॉपर और टीन होता है। फ्यूज में क्या होता है, सीसा और टीन होता है। याद रखिएगा फ्यूज ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। फ्यूज में क्या होता है, पीबीआरएस होता है। एक और याद रखिएगा स्टेनलेस स्टील में, स्टेनलेस स्टील। अब बताइएगा स्टेनलेस स्टील होता क्या है, साइकिल का घंटी, साइकिल का हैंडल, साइकिल का क्लियर स्टेनलेस स्टील है। क्यों, उस पर जंग नहीं लगता है। इसमें कौन कौन सा पदार्थ होता है, तो याद रखिएगा कौन कौन से पदार्थ होता है, याद रखिएगा फेकॉर्निक। ट्रिक क्या है, फेकॉर्निक यानी लोहा, कार्बन, निकेल और कोबाल्ट मिलकर बनाता है स्टेनलेस स्टील। तो आइए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन फास्ट। रिवीजन करते हैं फास्ट, यानी अब 5 मिनट में जितना चीज पढ़ाएं 1 घंटा में सबको याद करवा के छोड़ेंगे। आइए, जय मां सरस्वती। केमिस्ट्री चैप्टर 1 का वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाकर जरूर देखिए। केमिस्ट्री चैप्टर 2 का वीडियो अपलोड कर दिया गया। आइए शुरुआत करते हैं। हम लोग देखे थे फ्यूचर फोकस क्लासेस के माध्यम से मेटल और नॉन मेटल, धातु और धातु का आज का टॉपिक है। आइए 1 शॉर्ट वीडियो क्विक रिवीजन। तत्व के बारे में समझे थे। तत्व किसी पदार्थ का शुद्धतम रूप होता है और 3 प्रकार होता है, धातु, धातु, धातु। ठीक है, धातु यह इसके अंतिम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है। यह इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यह धातु से क्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाता है, क्लोरीन से करके क्लोरीन ऑक्साइड बनाता है। आगे देखिए, आपको 1 से 30 तक याद करना है। जैसे में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम याद करना है। अभी तक 118 तत्वों का खोज हो चुका है। उसके बाद हम देखे थे परमाणु। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है परंतु अक्रिया में भाग लेता है। आयन क्या होता है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या ग्रहण करेगा तो उस पर एक प्लस या माइनस आएगा, उसी को आयन बोलेंगे। अगर प्लस आएगा तो धन आयन और माइनस आएगा तो ऋण आयन। इसमें अंतर भी देखे थे, सोडियम परमाणु और सोडियम आयन में अंतर भी देखे थे। उसके बाद रासायनिक विशेषता भी देखे थे। उसके बाद हम लोग बंधन देखे थे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। बंधन को समझने के लिए थोड़ा समझते हैं बंधन क्या होता है। आइए एक बार बंधन समझते हैं। बंधन बनने के लिए धातु और धातु के बीच कोई बंधन नहीं बनता है। धातु और धातु के बीच बंधन बनता है और उसका नाम है आयनिक यौग बंधन। और धातु और धातु के बीच बंधन बनता है, उसका नाम है सहसंयोजक बंधन। चलिए आगे हुआ बंधन देख लिए। आयनिक बंधन बनता कैसे है, तो इलेक्ट्रॉन के जब स्थानांतरण से बनेगा तो आयनिक बंधन, और इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनेगा तो सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन हम एग्जांपल में देखे थे। सहसंयोजक बंधन एक चीज याद रखिएगा, आयनिक यौगिक कैसे बनता है, जब आयनिक बंधन के द्वारा जो यौगिक बनेगा सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब क्या है, तो आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक का द्रव्यमापक एवं क्वथनांक उच्च होता है। इसमें होगा
दौड़नांक का अनुपात ऊंच होता है, दौड़नांक का अनुपात होगा, दौड़नांक का अनुपात ऊंच होता है, बड़ी विवेक आयनिक सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के, सिंगल डबल ट्रिपल। एग्जांपल में हमने इतना समझाया आपको, इस वीडियो को जरूर देखिएगा आप लोग। सहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं और उसका गुण, आयनिक यौगिक और सहसंयोजक में अंतर देखे थे। उसके बाद में आया था खनिज। खनिज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी के तल में जो हमें प्राप्त होता है धातु, उसे बोलते हैं खनिज। और उस खनिज से हम लोग जब शुद्ध यानी कम खर्चे में आसानी से जो धातु प्राप्त कर लेते हैं तो उसे बोलते हैं अयस्क। और प्रमुख अयस्कों के नाम बहुत जरूरी था। एल्युमिनियम का अयस्क क्या बोलना है, क्रायोडाइट, कोलोंडम डाइस्टोर, बॉक्साइट। लोहा का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट। जस्ता यानी जिंक का जिंक प्लेट, जिंकाइट, कैलेमन। पारा का सिनेबार, कॉपर का क्यूपराइट, कॉपर ग्लास और मैलेकाइट। और मैग्नीशियम का डोलोमाइट, सीसा का गैलेना। पारा का होता है सिनेबार। गैंग क्या होता है, जब अयस्क में जो अशुद्धि होता है ना उसी को गैंग बोलते हैं। आइए आगे था निस्तापन और भर्जन अंतर। तो याद रखिएगा भर्जन और निस्तापन अंतर, भर्जन और निस्तापन में अंतर, निस्तापन अंतर। इसमें ऑक्सीजन चाहिए, इसमें नहीं चाहिए। इसमें सल्फाइड अयस्क, इसमें कार्बन और ऑक्साइड अयस्क। और इसमें वायु चाहिए या इसमें वायु नहीं चाहिए। इसमें गर्म करते हैं वायु की उपस्थिति में, इसमें अनुपस्थिति में। जंग लगना क्या है, जब धातु को खुली हवा में छोड़ देते हैं तो उसके परत पे एक भूरे रंग का परत जम जाती है उसके ऊपर सतह पर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग धातु का संक्षारण बोलते हैं, जंग लगना। पेंट लगाकर हटा देंगे, ग्रीस लगाकर हटा देंगे, या जस्तीकरण करके, एनोडीकरण करके, या मिश्र धातु में बदल कर। चलिए लास्ट टॉपिक था मिश्र धातु। जब धातु अब क्रिया करके यानी एक साथ मिलकर पदार्थ बनाए तो मिश्र धातु, या अधातु एक साथ मिलकर पदार्थ बनाए तो उसे बोलेंगे मिश्र धातु। मिश्र धातु बहुत मजबूत होता है। और याद रखना है कि पीतल और तांबा, पीतल कैसे बनाता है, तो तांबा और जिंक से। कांसा कैसे बनता है, कॉपर और टिन से। फ्यूज कैसे बनाता है, तो शीशा और टिन से। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। केमिस्ट्री चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर देखिएगा। मैथ का रियल नंबर भी अपलोड कर दिया गया, 1 शॉर्ट वीडियो। पूरे 1 घंटा से कम में आपके मैथ, साइंस, सोशल, हिंदी, इंग्लिश सबको तैयारी मौजूद कराएंगे। क्योंकि समय कम है तो इसमें क्विक रिवीजन हमने करा रहा है। तो आपका स्वागत है फ्यूचर फोकस में आने के लिए। थैंक यू। जय हिंद साथियों। 3 बार कौन है 6 6 तो 2 चल रहे ठीक तो बा बंद करो, बंद नहीं करो।